गुड इवनिंग ऑल। लास्ट क्लास में हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर डिस्कशन कर ली थी। ठीक है। और अगर कोई डाउट आप लोगों का होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है बताया था आप लोगों को कि जो गाइडेंस है एक आपका ब्रॉडर एस्पेक्ट है रेदर देन काउंसलिंग। काउंसलिंग गाइडेंस की जो प्रक्रिया होती है उसी का एक भाग होता है। ठीक है। गाइडेंस का मतलब वो जैसे किसी बच्चे को अगर आप उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हो तो शुरू से लेके जब तक वो चलना न सीख जाए तब तक आप जो कुछ करेंगे वो सब गाइडेंस के अंदर आएगा। और उसी के अंदर काउंसलिंग का पार्ट कब आता है? जब बच्चा कहीं पर ठोकर खा के गिर गया तो आप उसको बता रहे हैं कि तू ठोकर खा के क्यों गिरा था और इस वजह से अब ये काम दोबारा नहीं करना है। तो जब भी कोई समस्या आती है किसी बच्चे के साथ तो उस दौरान बच्चे को समझाना, उससे बातचीत करना, उसकी जो लूप होल्स होते हैं, जो कमियां होती हैं, उसको समझाते हुए उन कमियों को ना दोहराने की बात करना, उनको इम्प्रूव करने की बात करना, ये आपका काउंसलिंग का काम होता है, काउंसलिंग अंदर आता है। ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो जिसने अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप लोगों के ग्रुप में वीडियो है ऑलरेडी, आप लोग को देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि जब तक आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का वो वीडियो नहीं देखा, समझा नहीं उसको, तो फिर आगे बढ़ के कोई फायदा है नहीं। क्योंकि फिर जब क्वेश्चंस किए जाएंगे तो उस समय आप लोगों को फिर सही आंसर पिक करने का नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है। देखिए, एक अच्छे परामर्शदाता के क्या गुण होते हैं? क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर। क्या उसकी क्वालिटीज होती हैं? सहानुभूति होनी चाहिए उसमें बच्चों के प्रति। सक्रिय श्रवण मतलब होता है कि बच्चों की बातों को सुने। ठीक है। और उस पर अमल करे, उसको ध्यान दे। फिर गैर निर्णयात्मक रवैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नॉन जजमेंटल टेंडेंसी बोलते हैं इसको हम। जैसे कि हमारी आदत होती है कि हम पहले से ही जो हमारे विचार होते हैं उसके बेसिस पे एक निर्णय ले लेते हैं। ठीक। उदाहरण के लिए आपकी क्लास में कुछ दो चार बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमेशा आपके हर प्रश्न का सही उत्तर देता है। अब जब एग्जाम में आपने क्वेश्चंस दिए तो उस बच्चे ने सही उत्तर नहीं लिखा। ठीक है। और बाकी जो बच्चे बिल्कुल आंसर नहीं देते उन्होंने सही उत्तर लिख दिया। तो एक टेंडेंसी होती है यार कि जो बच्चा इंटेलिजेंट तो है, आपके विचार में उसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसके लिए आप फिर लीनियर मार्किंग कर देते हैं कि यार बच्चा तो ठीक ही है, चलो मार्क्स देते हैं। और जो बच्चे एक्चुअल में अच्छा काम करके आए हैं लेकिन क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो उनको आप मार्क्स कटिंग करते हो। चलो, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। ऑन द स्पॉट जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है उसके लिए सही फीडबैक देने की हैबिट होनी चाहिए एक काउंसलर में। विश्वसनीयता, है ना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सीमाएं, समस्या समाधान कौशल, इनको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को मैंने सेंड कर दिया है तो पीडीएफ तो पूरा पढ़ ही लीजिएगा। धैर्य और दृढ़ता, आत्म जागरूकता। ठीक है। जो हमने डिस्कशन किया था उनसे ही संबंधित बातें इसमें है, पीडीएफ में कुछ नया नहीं है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इसको आप अच्छे से देख लें और उस दौरान अगर कुछ क्वेरीज होती है आपकी तो वो पूछ लें। ठीक है। तो ये इंग्लिश में इसकी क्वालिटीज हैं: एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ट्रस्ट वर्दीनेस, कल्चर सेंसिटिविटी, बाउंड्रीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये सब चर्चा हमारी हो चुकी है इस पर, बस आप लोगों को एक बार रीड आउट करना है इसको। इसके बाद है रोल ऑफ टीचर्स एज काउंसलर एंड स्ट्रेस मैनेजर। परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षक की भूमिका, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक हमारा डिस्कस अभी तक नहीं हुआ है। आई होप, प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा अगर डिस्कस हो गया है तो। नहीं हुआ है तो बताइएगा। ठीक है। मेरी बेस्ट नॉलेज में है कि हमने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम इसी टॉपिक से शुरू करते हैं। रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर एंड स्ट्रेस मैनेजर। तो कोई स्ट्रेस मैनेजर कुछ नया नहीं होता, काउंसलर ही होता है वो उसका काम ही होता है स्ट्रेस दूर करना। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि काउंसलर का क्या रोल है, काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आपने वहां पर टीचर को खड़ा कर देना है, बस हो गया। ठीक है। तो अब टीचर में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं काउंसलर की तो ये क्या होगा, आपका टीचर के रोल के अंतर्गत फिट हो जाएगा। दो चार पॉइंट्स जो है इसमें डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे कि
एक पॉइंट ये होता है कि अगर प्रोफेशनल काउंसलर से, एक्सपर्ट से आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वहां पर टीचर का काम सिर्फ एक असिस्टेंट के रूप में होता है, कि वो उस एक्सपर्ट को, यानी कि उस प्रोफेशनल काउंसलर को बच्चे के डेटा देगा, बच्चे के बारे में बताएगा, ये सहयोग करेगा, तो सहयोगकर्ता की भूमिका में वो आ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एज अ काउंसलर जो रोल होता है टीचर का, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस, बच्चों को भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना, बच्चों की समस्याओं को समझना, समस्याओं के पीछे कारण को समझना, और उसके बेसिस पे बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस देना। हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड सेल्फ अवेयरनेस। फिर बच्चों को किसी भी तरह की अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उसको दूर करना, और साथ ही साथ किस तरीके से हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ऐसी रणनीतियां बनाना, स्ट्रेटजीज बनाने, है ना। और ये साथ में सोना भी थे। बच्चों को अपने जो पोटेंशियल्स हैं उनको जानने में हेल्प करना, तो ये काम भी क्या होता है, टीचर का होता है। फोस्टर अ सेफ एंड नॉन जजमेंटल स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू शेयर कंसर्न, छात्रों के लिए चिंताओं को साझा करने के लिए एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक स्थान को बढ़ावा देना। मतलब बच्चे के साथ जब बातचीत करें तो उस समय हम न्यूट्रल रहें, ना ही बच्चे के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा कोई एक पॉजिटिव बायसनेस होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव बायसनेस। पॉजिटिव बायसनेस मतलब होती है कि ये बच्चा तो अच्छा है, इसको अच्छा ही करेगा करके, ऐसा कुछ। नेगेटिव बायसनेस मतलब कि हम बच्चे को कुछ समझ ही नहीं रहे। कि जब बच्चा आपके सामने बातचीत कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, उसको ध्यानपूर्वक सुने, और उसमें ये भूल जाए कि वो बच्चे का क्लास में, स्कूल में परफॉर्मेंस खराब है, अच्छा है, उस समय जो उसकी बातें हैं, समस्याएं हैं, उनको नॉन जजमेंटल वे में लेकर के सॉल्व करें। एनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड रेजिलियंस। ठीक है, तो बच्चों में समस्या समाधान का कौशल विकसित करना, और उनके अंदर कुछ लचीलापन, मतलब कि कोई भी अगर बच्चों ने ठान लिया कि ऐसा काम करना है, बच्चों के मन में विचार आ रहा है कि कोई भी एक विचार आ रहा है, तो बच्चे उस विचार को स्थिर ना करें, मतलब उसमें कुछ बदलाव लाने पड़े तो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे मान के चल रहे हैं कि हमने कोई भी काम किया है, सपोज दैट, तो परफेक्ट कर दिया, अब इससे बेहतर उसमें कुछ नहीं बनाना, कि बच्चों को ड्राइंग दिया बनाने के लिए आपने, बच्चों ने ड्राइंग, किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई, खूब बढ़िया से बना दी, अच्छी दिख रही है उसको, सब तारीफ कर रहे हैं, तो अब वो ये ना सोचे कि ये बेस्ट है, ठीक है। अब उसमें भी कुछ अगर फीडबैक मिलता है उसको टीचर से या किसी और से, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजर के रूप में या क्या रोल होता है एक टीचर का, तो देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि स्ट्रेस आ क्यों रहा है। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स लाइफ, बच्चों के जीवन में तनाव क्यों आता है, उसके क्या कारण है। जैसे बड़े बड़े शिक्षाविद जो है वो ये कहते हैं कि परीक्षाएं बच्चों में तनाव लाने का एक बहुत बड़ा कारण होती हैं। आप भी अपने स्कूलिंग के टाइम पे आपने देखा होगा, जब जब आपके टेस्ट आया करते होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, एनुअल एग्जाम्स हो, उस समय भले ही आप कितने ही अच्छे हो पढ़ने में, बहुत मेहनत की आपने साल में, लेकिन एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं डेवलप हो ही जाता था, वो ऑटोमेटिकली होता है। कोई भी एग्जाम नजदीक होता है तो स्ट्रेस आ जाता है। अभी एलटी की तैयारी आप कर रहे हैं, अचानक से 18 को आपका एग्जाम है, 18 अगस्त को, तो 17, 15, 16 के आसपास आते आते आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, है ना। तो जो कंसर्न है उनका स्ट्रेस भी अच्छा खासा होगा। टेक्निक्स सच एज माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन मेथड्स, अब ये तनाव दूर, पहले तो तनाव को पहचानना कि तनाव आ क्यों रहा है, और जिस वजह से आ रहा है उस वजह को दूर कर देना। माना कि किसी बच्चे में एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है, तो उस दौरान उस बच्चे को एग्जाम से एग्जामिनेट कर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है, ताकि वो बच्चा स्ट्रेस ना ले। उसके बाद फिर तनाव दूर करने के तरीके जो होते हैं, जैसे माइंडफुलनेस हो गया आपका, माइंडफुलनेस मतलब कि मेडिटेशन वगैरह जो होता है ना, रिलैक्सेशन मेथड्स जो हो गए आपके, बच्चों को ऐसे एक्सरसाइज वगैरह, खेल वगैरह करा करके। एनकरेज हेल्दी हैबिट्स, बच्चों में हेल्दी हैबिट्स एनकरेज करना। ठीक है। एंड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, तो बच्चे अच्छे खाना खाएं, एक्सरसाइजेस करें, और अपना ध्यान रखें कि उससे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, एंड ऑल। क्रिएट अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स वेलबींग, सपोर्टिव क्लासरूम मतलब कि जितने बच्चे वहां रह रहे हैं वो बच्चे आपस में एक दूसरे को
हेल्प करने वाले हों, सपोर्ट करने वाले हों। ठीक है। अगर आप खुद सोचिए कि आपके साथ रहने वाले हर एक, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं चाहे आपके स्कूल मेट्स हैं, तो सब आपकी हेल्प करते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्व करते हैं, आप भी उनको हेल्प करते हो। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और ऐसे इन्वायरमेंट रह करके आपको स्ट्रेस बिल्कुल फील नहीं होता। अब देखो, घर पे ही आप हो, आपको ऐसा लगता है कि किसी भी काम को करने पर आपको मम्मी पापा या कोई भी टोक देगा, तो उस समय डर होता है, स्ट्रेस रहता है कि काम सही होगा नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि काम गलत भी हो जाए तब भी पेरेंट्स जो है वो टोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। तो उस केस में हैप्पीली आप कोई काम करते हो, काम ठीक ठाक हो जाता है। अब एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, किसका? काउंसलिंग और गाइडेंस का। ठीक है। तो इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, तो सबसे पहले तो बच्चों की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। ठीक है, अगर हम बच्चों को समय समय पर गाइडेंस, काउंसलिंग प्रोवाइड करते रहेंगे तो। एनहेंस स्टूडेंट टीचर, जैसे बच्चा, बच्चे को टीचर हेल्प कर रहा है, टीचर बच्चे के साथ मिल करके उसकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, और बच्चा भी बिना डरे अपनी हर एक प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है टीचर के साथ, तो उनके बीच के रिश्ते अच्छे रहते हैं। तभी तो विवेकानंद जी ने कहा है ना, टीचर शुड बी अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो पहले फ्रेंड बनना है, दोस्त बनना है। दोस्त बनोगे तो बच्चा अपने दुख दर्द शेयर करेगा आपसे, फिर बनना है फिलोसोफर। फिलोसोफर क्यों? क्योंकि अब बच्चे ने तो दुख दर्द अपने रखे, लेकिन आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि कैसे ठीक किया जाए, तो उस केस में आपने फिलोसोफर बनना है, बच्चे को समझाना है ना, और काउंसलिंग करनी है, उसकी गाइडेंस करना है। इंक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, जब बच्चे का टीचर के साथ अच्छा बिहेवियर रहेगा, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, मेंटली हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा, तो वो कोई भी काम करेगा उसमें परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा उसका। और अगर वो एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बेटर इक्विप स्टूडेंट्स टू हैंडल लाइफ चैलेंजेस, और बच्चों को जीवन की चुनौतियों को निपटने के लिए भी क्या करता है, ये सहयोग करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एम्ब्रेसिंग दीज रोल्स, टीचर कैन हैव अ प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन दियर स्टूडेंट्स लाइफ। तो इस प्रकार से अगर टीचर काम करेगा एज अ स्ट्रेस मैनेजर या फिर काउंसलर, तो फिर वो बच्चों की जीवन में एक अच्छा प्रभाव डाल सकता है। शिक्षा में समायोजन और उसके क्षेत्र, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। अब इसमें पहले समझना है कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक? तो एडजस्टमेंट है आपका अ प्रोसेस ऑफ एडेप्टिंग टू चेंज। कोई भी जीवन में आपको परिवर्तन आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको ही हम एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। समायोजन बोलते हैं ना कि यार नए स्कूल में जा रहे हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि नए स्कूल में आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कल्चर अलग होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा। तो उस एनवायरनमेंट में आपको कई सारी चीजें क्या होंगी जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होंगी, उनको आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, तो आपका एडजस्टमेंट लेवल अच्छा रहेगा, नहीं कर पाते तो फिर आप आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है। आई होप कि एडजस्टमेंट यानी समायोजन तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना, इस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत है नहीं। तो एडजस्टमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस, चैलेंजेस और एनवायरनमेंट्स। वही जो बताया आपको मैंने कि समायोजन तात्पर्य नई स्थितियों, चुनौतियों या वातावरण के अनुकूलन या अनुकूल ढलने की प्रक्रिया से है। It involves making changes to one's behavior, attitudes, or beliefs to better fit in with the demands of a new context. Sorry for हाँ। तो इस तरह से इसमें नए संदर्भ की मांगों, नए संदर्भ मतलब कि जो नया समय चल रहा है उसकी डिमांड्स अलग हो जाती है ना, कि मांगों के साथ बेहतर ढंग से फिट होने के लिए किसी के व्यवहार, फिट होने मतलब कि उसमें एडजस्ट करने के लिए किसी के व्यवहार, दृष्टिकोण, विश्वास में बदलाव करना भी शामिल है। फिर आते हैं हम समायोजन के क्षेत्र। शैक्षिक समायोजन, एकेडमिक एडजस्टमेंट। सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है। देन भावनात्मक समायोजन, इमोशनल एडजस्टमेंट। व्यवहारिक समायोजन, बिहेवियरल एडजस्टमेंट। सांस्कृतिक समायोजन, कल्चरल एडजस्टमेंट। व्यवसायिक समायोजन, वोकेशनल एडजस्टमेंट। इस तरीके से और भी कई सारे आपके एरियाज में हो सकते हैं। ये कुछ सिंपल जो टर्म्स में कहें कि वो एरियाज हैं आपके जो हम आमतौर पर सुनते रहते हैं। तो एकेडमिक एडजस्टमेंट क्या है? भाई नई तरह की आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, नए नए अपडेशन हो रहे हैं, नए
एप्लीकेशंस आ रही हैं, नए विधियां आ रही हैं, नए स्किल्स आ रहे हैं, उनको आप सीख रहे हैं और उस तरीके से अपने आप को आप ढाल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप एकेडमिकली एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडेप्टिंग टू न्यू करिकुलम और टीचिंग मेथड्स, नए पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियों को अपनाना, ये एकेडमिक एडजस्टमेंट कहलाता है। मैनेजिंग एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर्स, शैक्षणिक अपेक्षाओं और दबावों का प्रबंधन करना। किसी प्रकार की कोई भी अगर एजुकेशनल नहीं एक्सपेक्टेशन होगा आपसे सब बना नहीं आप फुलफिल करें, और या फिर कोई बन नहीं प्रेशर हो अगर आपको फील हो रहा है, मैनेज कर सके, तो वही क्या आपका, से लिखो लो। वो आपका एकेडमिक एडजस्टमेंट कहलाएगा। सोशल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट क्या होता है? फॉर्मिंग न्यू रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। समाज में देखो, समाज क्या है, लोगों से मिलके बनता है, ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों से मिलके बनता है, जहां पर वो अपनी एक दूसरे की आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए उनको पूरा करते हैं। और अब जब कोई व्यक्ति किसी नए समाज में जाता है, तो वहां पर उसको नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं। तो समाजों में क्या होता है, संबंध और मित्रों पर चलता है पूरा। फिर आपका है अडेप्टिंग टू डिफरेंट सोशल नॉर्म्स। अब नए समाज में जा रहे हैं, तो हर समाज के अपने मानदंड होते हैं, अपनी संस्कृति होती है, अपने नियम होते हैं। आप उन नियमों को अपनाएंगे। जैसे किसी स्कूल में गए आप, एज अ टीचर जॉब करने चले गए आप, अब उस स्कूल का जो वर्क कल्चर है वो आपके पहले स्कूल से डिफरेंट है। आपके स्कूल में पहले क्या होता था कि आपका स्कूल टाइम 8 से 1 का था, ठीक हो गया, वर्किंग आवर कम हो गए। दूसरा, आपके पहले स्कूल में सिर्फ टीचिंग करनी थी आपको, और कोई काम करना नहीं था। लेकिन अब नए स्कूल में जहां पर आप गए हैं, वहां पर आपका वर्किंग आवर बढ़ा दिया गया है। आपको स्कूल में टीचिंग के साथ साथ अदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसके लिए भी आपको इंचार्ज बनाया गया है, काम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप उनको एडप्ट करेंगे। ये नहीं कि मैंने पहले ये काम नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप सोशली एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि, है ना। और ऐसे ही हर जगह होता है, कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल में आती है, तो ससुराल की जो मान्यताएं हैं, कल्चर है, बिल्कुल डिफरेंट है। आपको उनको समायोजन करना पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इमोशनल एडजस्टमेंट, मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अदर इमोशंस, तनाव, चिंता और अन्य भावनाओं का प्रबंधन करना, इसे हम इमोशनल एडजस्टमेंट कहते हैं। टेंशन आ गई, कैसे दूर करें? पूरी तो करनी पड़ेगी दूर आपको, है ना। डेवलपिंग इमोशनल रेसिलियंस एंड वेलबींग, तो भावनात्मक लचीलापन, कि हमेशा एक ही तरह के इमोशन में स्टिक नहीं रहना है। समस्या वो सॉरी समाज की आवश्यकता के अनुसार, समय की मांग के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इमोशंस अपने करने पड़ते हैं चेंज, ठीक है। और खुश रहना सीखना होता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमको किसी ने कुछ कह दिया, छोटे ने कुछ गलत सलत बोल दिया, तो हमें गुस्सा आता है। अब हर जगह पर हम गुस्सा ही करते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। कहीं कहीं पर हमको इग्नोर भी करना पड़ता है। तो ये क्या आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। अगर आपको सही से रहना है, सक्सेसफुल लाइफ अपनी जीनी है, तो टेंशन फ्री रहना है, तो टेंशन का पहला कारण ही आपका इमोशंस है। अगर इम्बैलेंस है तो टेंशन ही टेंशन रहेगी। चेंजिंग हैबिट्स और बिहेवियर्स टू फिट न्यू सिचुएशंस, अगर आपको नए किसी सिचुएशन में फिट होना है, तो आपको अपनी पुरानी आदतों को बदलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना आपसे कि पहले एक स्कूल में थे आप, वहां पर सिर्फ आपसे टीचिंग करवाई जाती थी, उसके अलावा और कोई काम नहीं करवाया जाता था, आपके वर्किंग आवर्स कम थे, है ना। तो आप उसी हिसाब से अपना लाइफ स्पेंड करते थे, उस हिसाब से आप लाइफ में मजे करते थे। लेकिन अब नए स्कूल में गए हैं आप, तो वहां पर कुछ चेंज हुआ है, वर्किंग आवर्स चेंज हुए आपके, आपका पढ़ाने के अलावा और भी काम करने पड़ रहे हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एडेप्टिंग, फिर है आपका कल्चरल एडजस्टमेंट। तो कल्चरल एडजस्टमेंट भी ऑलमोस्ट आपका वैसे ही रहेगा, सामाजिक समायोजन है ना। सोशल एडजस्टमेंट की तरह, ये हर कल्चर के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं। आप जिस नए कल्चर में जा रहे हैं, आपको उन रिचुअल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको एडेप्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग इनटू अ न्यू कल्चर इन्वायरमेंट, तो इस तरीके से आप किसी नए वातावरण में या नई संस्कृति में अपने को समाहित कर सकते हैं। फिर है वोकेशनल एडजस्टमेंट, एडेप्टिंग टू न्यू वर्क इन्वायरमेंट्स और रोल्स।
अपनी नए जिम्मेदारियों को समझना, उनको एक्सेप्ट करना, उसके अनुसार काम करना। देखो ना, कोई भी इंसान जब सिर्फ एक स्टूडेंट लाइफ में होता है, तो स्टूडेंट लाइफ में वो क्या करता है, सिंपल सा स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, घर आना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम देने हैं, दैट्स इट। तो उसकी जो जिम्मेदारियां कुछ होती नहीं है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना होता उसको। अब धीरे 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 जब वो कॉलेज कंप्लीट करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वेल करता है, तो वहां पर फिर उसको अपने कई सारे बिहेवियर्स चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी नई नई जिम्मेदारियों को समझना, उनको एक्सेप्ट करना, और नए वातावरण में अपनी भूमिका के अनुसार चेंज करना। डेवलपिंग न्यू स्किल्स, करियर गोल्स, नए नए स्किल सीखना। अब मैं इसको छोटा एग्जांपल आपको टीचिंग का देता हूँ। पुराना समय था जहां पर सिर्फ लेक्चर मेथड से या व्हाइट बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में पढ़ा करके काम चल जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आप देख रहे हैं कि कई सारा डिजिटाइजेशन हो चुका है। टीचर्स को स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज करते हैं सीखना पड़ेगा, कंटेंट कैसे बनाते हैं पीपीटी में वो सीखना पड़ेगा, इंटरेक्टिव कंटेंट कैसे बन सकता है वो सीखना पड़ेगा, क्लासरूम रिकॉर्डिंग कैसे होती है, एडिटिंग कैसे, सब कुछ सीखना पड़ेगा। इट मीन्स उसको अगर नए वर्क एक्सपीरियंस लेने हैं, यानी कि नए वर्क कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करना है, तो उसको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट इज an ongoing process that helps individuals navigate various aspects of life, leading to personal ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से समायोजन क्या है, कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को नेविगेट करने, मतलब कि ढूंढने, जानने में मदद करती है, और जिससे व्यक्तिगत वृद्धि और विकास होता है। जहां तक कोई प्रश्न है आप लोगों का, प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, जो भी आपकी क्वेरी हो रही थी पूछिए।